हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज पुनः लेकर आया हूं आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आपका पार्ट है 6 यानी लेसन नंबर 6 और जिसे हम कहते हैं यूनिट नंबर 6, जिसमें हम कहते हैं क्या इकाई नंबर 6 यानी नियंत्रण एवं समन्वयन। नियंत्रण एवं समन्वयन मतलब ये जो पार्ट है इस ये अब तक कोविड के कारण इससे कोई भी ये कोर्स से हटा हुआ था, यानी कोर्स से 30% में ये कोर्स से हटा दिया गया था। लेकिन इस साल आपके कोर्स में है, इस साल आपके कोर्स में है, इसलिए इससे प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावना है। तो सो दैट आप इसको आप समझिए कि किस तरह इसको आपको समझना है, और हम बेसिक तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरह आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। तो आप पूरे वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिए। जो आप अधलगुत्री या लघुत्री प्रश्न करना चाहते हैं वो भी हम समझा देंगे, बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो हम फिलहाल आए हैं भूगोल श्रृंखला गागर में सागर सीरीज। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला ही प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा अंग सबसे विकसित होता है, यानी मस्तिष्क का कौन सा अंग सबसे अधिक विकसित होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला, मेडुला ऑम्लगाटा। मेडुला ऑम्लगाटा इसे कहते हैं मेडुला ऑम्लोगेटा, मेडुला ऑम्लगाटा या मध्य मस्तिष्क। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देखना होगा, सबसे पहले मस्तिष्क को समझना होगा। तो मस्तिष्क जो होती है बनावट कुछ इस तरह होती है, मस्तिष्क की बनावट इस तरह होती है, और मस्तिष्क में जो होती हैं यहां से देखिए। तो प्यारे बच्चों तो आप मस्तिष्क, ये संरचना किसकी है, तो हम कहेंगे ये मस्तिष्क की संरचना है, मस्तिष्क की संरचना है। और मस्तिष्क में 3 लेयर होती है। सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर होती है दृढ़ तानिका, दृढ़ तानिका, और सबसे अंदर की ओर होती है मृदु तानिका, और मध्य में होती है एरेक्नॉइड। ठीक है, एरेक्नॉइड। हालांकि इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको कहते हैं ड्यूरोमेटर, और इसको कहते हैं पियोमेटर। ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये मस्तिष्क, और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी संरचना होती है, ये ऐसे मस्तिष्क की संरचना होती है। तो ये मस्तिष्क की संरचना हो जाएगी। सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए, तो आप देखिए इसमें तीन परतें होती हैं। नंबर 1 दृढ़ तानिका, नंबर 2 एरेक्नाइड, और यह परत जालिका होती है, ये जालिका कहलाती है, और तीसरी होती है मृद तानिका। तो 3 परतें होती हैं। तो हम कहेंगे इसमें 3 परतें होती हैं। और इन 3 परतों का कार्य क्या होता है, 3 परतों का काम होता है मस्तिष्क जो अंदर भरा है, ये मस्तिष्क जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की बाह्य आघात से रक्षा करना, से रक्षा करना, यानी बाह्य आघात से इसमें रक्षा करना तो हो जाएगा। तो अगर इसको आप समझना चाहें तो यहां से देखिए, इससे हम लिख सकते हैं डीएपी। डीएपी खेत किसान में क्या बोलते हैं, डीएपी। तो देखो ये हो गई ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर, ये हो गई एरेक्नाइड, और पी से हो गई पियोमीटर। तो यानी डेरामीटर, एरेक्नाइड और पियोमीटर। तो इस डीएपी से भी याद रख सकते हैं कि 3 परतें होती हैं। अब बात करते हैं मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं। तो मस्तिष्क के भाग, तो मस्तिष्क के भाग होते हैं, सबसे अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपने क्या समझा, मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, अगर बात की जाए मस्तिष्क के भाग तो हम कहेंगे 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और परामस्तिष्क। और इस अग्र मस्तिष्क के भी भाग होते हैं, उसमें अग्र मस्तिष्क में सबसे पहला भाग होता है परामस्तिष्क, परामस्तिष्क, परामस्तिष्क हुआ। और इसमें चला जाए परामस्तिष्क, और इसमें चला जाए तो होता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो आप देखिए जरा यहाँ से थोड़ा समझिए, 3 भाग हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये सबसे बड़ा भाग, ये लगभग आप कह सकते हैं 80 to 90% भाग तो यही होता है, ये वाला अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क ये जो आपको दिख रहा है अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क यहाँ होता है, और पश्चिम मस्तिष्क यहाँ पर होता है, बस इतना। ये मध्य मस्तिष्क हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो साइड में बचता है इसे हम कहेंगे पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क हो जाता है। तो पूरा भाग तो अग्र मस्तिष्क है, पूरा भाग तो अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, तो पूरा भाग तो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने क्या समझा, मस्तिष्क को समझा। अब यहाँ कह रहा है मस्तिष्क के कौन सा अंग सबसे विकसित होता है, तो आप देख रहे हैं कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में भी कौन है, परामस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में परामस्तिष्क है जो सबसे अधिक विकसित होता है। तो परामस्तिष्क होता है, यही परामस्तिष्क चेतना,
बुद्धि, स्मरण, ज्ञान, ये सभी का केंद्र होता है, सभी का केंद्र होता है। यानी चेतना, बुद्धि, स्मरण, ज्ञान, चेतना, बुद्धि, स्मरण, ज्ञान, जितनी भी आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, चेतना है, उस सभी का केंद्र कौन है? यही आपका प्रामस्तिष्क ही होता है, प्रामस्तिष्क ही होता है। तो ये सबसे विकसित भी है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि का केंद्र है। बुद्धि से बढ़कर कुछ नहीं, बुद्धि बल वो बल है जिस बल के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि के द्वारा हम धन, मन, जो भी संपत्ति प्राप्त करना चाहें सब कुछ प्राप्त, इसीलिए कहा जाता है बुद्धि ज्ञानम सर्वश्रेष्ठ ज्ञानम। तो देखिए बुद्धि बल जो है सबश्रेष्ठ है, कैसे कहेंगे? तो आप देखेंगे सेरिबेलम, सेरिबेलम नहीं होगा, क्योंकि सेरिबेलम जो होता है आपका होता है अनुमस्तिष्क, और अनुमस्तिष्क जो होता है बेलम, बेलम से समझिए बैलम, बैलेंस, बैलेंस बनाता है, यानी शरीर का संतुलन। शरीर का अगर संतुलन बनाना है तो संतुलन बनाने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग आवश्यक होता है? तो हम कहेंगे बैलेंस बनाने के लिए होता है सेरिबेलम, या इसी को हम कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। तो ये देखो अनुमस्तिष्क है, तो ये बैलेंस बनाता है। और सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम जो आपका होता है, ये जो प्रामस्तिष्क हमने लिखा है, ये प्रामस्तिष्क, इसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में सेरिब्रम, इसी को हम सेरिब्रम कहते हैं। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, सेरिब्रम, या सेरिब्रम को ही क्या कहते हैं हम प्यारे बच्चों? सेरिब्रम को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रामस्तिष्क। क्या कहते हैं? प्रामस्तिष्क। तो यानी सेरिब्रम कहे तब भी आप याद रखो, प्रामस्तिष्क है तब भी, क्योंकि प्रामस्तिष्क हिंदी में होता है और सेरिब्रम अंग्रेजी में होता। तो हमने बताया था कि गागर में सागर सीरीज, क्योंकि हम एक ही प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न आपको करने में सक्षम बना देंगे। तो मेडुला ऑब्लांगाटा ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कि ये विकल्प सही होगा। मध्य मस्तिष्क भी नहीं होगा। तो मेडुला ऑब्लांगाटा फिलहाल तो अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। तो आपका ये ऑप्शन पहले क्वेश्चन का, मनुष्य की मस्तिष्क का कौन सा अंग सबसे विकसित होता है? सेरिब्रम कहेंगे, या प्रामस्तिष्क सबसे विकसित अंग होता है। दूसरे प्रश्न की ओर चले, मेडुला ऑब्लांगाटा किसका नियंत्रण केंद्र होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा किसका नियंत्रण केंद्र होता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा, ये देखो मेडुला ऑब्लांगाटा था, तो हमने बताया था मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है ये सबसे पश्च मस्तिष्क में होता है, यानी मेडुला ऑब्लांगाटा ये जो होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र कौन है? मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। और ये कहाँ होता है? पश्च मस्तिष्क में। तो आप देखेंगे मेडुला ऑब्लांगाटा किसका नियंत्रण करता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं का नहीं करेगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का, प्रतिवर्ती क्रियाएं भी अनैच्छिक होती लेकिन ये नहीं करता, वो तो मेरुरज्जु करती है। तो आगे देखेंगे अनैच्छिक क्रियाएं, तो अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र कौन हो जाएगा? तो हम कहेंगे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो क्रियाएं किसके द्वारा संचालित होती हैं? मस्तिष्क के सबसे पश्च मस्तिष्क वाले भाग मेडुला ऑब्लांगाटा से, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उत्तर, देखो मस्तिष्क के द्वारा ही देखा जाए तो हमारे शरीर में पूरे मस्तिष्क, संपूर्ण मस्तिष्क जो हमारा होता है, हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण इसी मस्तिष्क के द्वारा होता है। चाहे देखना हो, हंसना हो, बोलना हो, चलना हो, स्मृति हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, कुछ भी हो, वो संपूर्ण नियंत्रण इसी मस्तिष्क के द्वारा होता है। संपूर्ण शक्तियों का कंट्रोल इसी के अंडर में होता है। इसीलिए देखा हो जाता है कभी मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए किसी के, तो व्यक्ति अगर मस्तिष्क में अगर चोट लग गई है तो उसमें अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, यानी उसकी शरीर की समस्त क्रियाएं जो हैं वो कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि संपूर्ण शरीर का कंट्रोल इसी मस्तिष्क में होता है। तो कह रहा सोचने की क्षमता, सोचने के लिए बिल्कुल उत्तरदायी है, स्मरण के लिए बिल्कुल उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन बिल्कुल है, हृदय है, ताप नियंत्रण है, श्वसन है, कुछ भी हो, सब कुछ नियंत्रण इसी में होता है। तो इस प्रकार देखेंगे उपयुक्त सभी ये सब विकल्प सही हैं, लेकिन ये एक नहीं सही होगा, ये भी एक नहीं सही होगा, ये भी एक नहीं, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्योंकि ये सभी क्रियाएं होती तो इसमें लिखा है उपयुक्त सभी के लिए, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे डी विकल्प जो है आपका सही है, यानी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अब वो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी मनुष्य की प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही, प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही, तो उसका कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाएगा? तो कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें कह रहा मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क, प्रामस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो आप देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं सबसे पहले आपको समझना होगा कि होती क्या है। तो आइए चलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं को समझ लेते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं को समझ लेते हैं कि क्या होती हैं। तो यहां से आपका एक निकला होता है जिसे हम कहते हैं मेरुरज्जु, जिसे हम कहते हैं मेरुरज्जु। ये होगा मेरुरज्जु, मेरुरज्जु हो गया। स्पाइनल कॉर्ड, इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। और इसी स्पाइनल कॉर्ड में जो होती हैं, इसी के द्वारा तंत्रिकाएं निकली होती हैं बहुत सारी, इसी के द्वारा बहुत सारी तंत्रिकाएं निकली होती हैं।
अब ये तंत्रिकाएं जो होती हैं ये सूचनाओं को लेकर जाती हैं, सूचनाओं को लेकर जाती हैं। तो कुछ हमारे शरीर में बाह्य उद्दीपन द्वारा, बाह्य उद्दीपन मतलब बाहर की कोई ऐसी उद्दीपन हो रहे हैं, बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं जिसके द्वारा स्वतः हो जाती, जैसे पलक का झपकना हमेशा होता रहता है, या कोई स्वादिष्ट खाना देख लिया जाए, रसगुल्ला देख लिया जाए, मुंह में लार का आना, तो ये सारी क्रियाएं क्या होती है, स्वतः हो जाती हैं। ये हो जाती है, उसके बाद मस्तिष्क को सूचना जाती है, यानी मस्तिष्क की सूचना तो सबको होगी, बिना मस्तिष्क के कुछ नहीं होना है। लेकिन ये मेरुरज्जु में क्रियाएं स्वतः पहले हो ही जाती हैं, उसके बाद मस्तिष्क तक सूचना जाती है। कहने का तात्पर्य मस्तिष्क ये क्रियाएं क्या है, मेरुरज्जु स्वयं संचालित कर लेता है, और मेरुरज्जु स्वयं संचालित कर लेता है, इन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो परिभाषा क्या बनेगी, हमारे शरीर में बाह्य उद्दीपनों द्वारा होने वाली वह क्रियाएं जो मेरुरज्जु के द्वारा संचालित होती हैं, उन क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। आई रिपीट, हमारे शरीर में होने वाली बाह्य उद्दीपन से होने वाली वह क्रियाएं जो मेरुरज्जु के द्वारा संचालित होती हैं, उन क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। और ये सभी क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं, जो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं। जैसे छींक का आना, अब छींक का आती है तो छींक देखो कैसे आती है, छींक बड़ी स्पीड में आती है। अब छींक आती है तो क्या होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, छींक आएगी। और छींक की स्नीचिंग जो होता है वो कितनी होती है, छींक का आना, छींक की स्पीड जानते हो क्या होती है, छींक की स्पीड लगभग 150 से 160 किलोमीटर प्रति आवर होती है, यानी इसकी स्पीड छींक की इतनी होती है। तो छींक का आना भी एक प्रकार की क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है, जो किससे होती है, मेरुरज्जु के द्वारा संचालित होती है। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, अनुमस्तिष्क नहीं होगा। अनुमस्तिष्क चूंकि अभी हमने बताया था, अनुमस्तिष्क क्या करेगा, ये तो शरीर का बैलेंस बनाता है ना। और प्रामस्तिष्क तो हमने बताया था सबसे बड़ा भाग होता है, अभी बताया था सेरिब्रम। अब मेडुला ऑब्लांगाटा अनैच्छिक क्रियाओं का तो संतुलन कर रहा है, अभी हमने बताया था मेडुला ऑब्लांगाटा किसका नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का, मेडुला ऑब्लांगाटा। लेकिन ये कह रहा है प्रतिवर्ती क्रियाएं भी अनैच्छिक हैं, लेकिन ये संचालित होती हैं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा संचालित होती है। तो हम कहेंगे ए विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, मानव में कितनी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, 31 जोड़ी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से समझिए, ये जो तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, ये तंत्रिकाएं जो जुड़ी होती हैं, ये मेरुरज्जु यहाँ से स्टार्ट है। अब देखो यहाँ कहेगा मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है, तो हम कहेंगे पश्च मस्तिष्क, सबसे पीछे वाला भाग होता है जो पश्च मस्तिष्क होता है, उसी से अटैच रहती है कौन, मेरुरज्जु। और यहाँ मेरुरज्जु में टोटल 31 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, जबकि मस्तिष्क में टोटल जोड़ी होती है 12 जोड़ी। तो यानी मस्तिष्क में कितनी होती, 12 जोड़ी, मेरुरज्जु में कितनी होती, 31 जोड़ी। तो इस प्रकार आप देखेंगे 31 जोड़ी हो गई इसमें तंत्रिकाएं, मस्तिष्क से जुड़ी हैं 12 जोड़ी। यहाँ पर क्या कह रहा है, मानव में कितनी कपाली तंत्रिकाएं, कपाल माने होता है, कपाल माने ये कपाल है यानी मस्तिष्क वाला भाग है, तो कपाल से कितनी जुड़ी हैं, तो हम कहेंगे 10 जोड़ी नहीं होती हैं, 12 जोड़ी, हाँ यही 12 जोड़ी जो है आपका ऑप्शन विकल्प सही हो जाता है। तो हम कहेंगे बी विल बी करेक्ट आंसर, 13 जोड़ी नहीं होंगी। और 31 जोड़ी अभी हमने बताया किससे जुड़ी होती, मेरुरज्जु। अगर यहाँ पर कपाली तंत्रिकाएं ना कहकर मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कह दे तो हम कहेंगे कितनी होंगी, 31 जोड़ी, जबकि कपाली तंत्रिकाएं 12 जोड़ी। तो इस प्रकार आप एक एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न करने में सक्षम होंगे। आगे हम चलते, क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी अंग है। तो जब आप बेहतरीन तरीके से एक बार पढ़ लिया है, तो अभी तो हमने बताया था कि मनुष्य जो हमारा शरीर है, ये शरीर का बैलेंस कैसे बनता है। तो बैलेंस कैसे बनेगा, तो बैलेंस बनाने में सहायक होता है आपका अनुमस्तिष्क, या इसी को कहते हैं सेरिबेलम। और सेरिबेलम क्या होता है, बैलेंस बनाता है। तो यहाँ पर देखो आप क्या हो जाएगा, सेरिबेलम, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेरिब्रम नहीं होगा, मेरुरज्जु नहीं होगा, घ्राणपिंड नहीं होगा। तो आपका 6 जो ये जो क्वेश्चन है इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। या इसी सेरिबेलम को क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, इसी सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा, इस तरह आप ये सारे प्रश्न करने में सक्षम हो जाए। तो आगे बच्चों चलें कि हम 7वां प्रश्न क्या कहता है, तो देखेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं। तो अगर हार्मोन्स की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। हार्मोन्स, तो आप देखिए हार्मोन्स, तो हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगर ग्रंथियों की बात की जाए तो ग्रंथियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं या 3 प्रकार की कह सकते हैं। पहली हम कहेंगे बाह्यस्रावी, दूसरी हम कहेंगे अंतःस्रावी, और तीसरी कहेंगे मिश्रित।
तो इस प्रकार देखेंगे बाह्यस्रावी जो होती हैं ये अपना स्राव जो है बाहर छोड़ती हैं, और अंतःस्रावी का मतलब यहाँ पर होता है जो अपना स्राव सीधे रक्त में छोड़ती हैं। कहाँ पर छोड़ती हैं? तो हम कहेंगे रक्त में छोड़ती हैं। रक्त में छोड़ती है। मिश्रित का मतलब होता है जो दोनों काम करें, यानी बाह्य और अंतःस्रावी दोनों का काम करती है, उसी को हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि हमारे शरीर में एक ही पाई जाती है जिसका नाम है अग्न्याशय। अग्न्याशय अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर में दोनों का काम, यानी इससे एंजाइम भी निकलते हैं, हार्मोन्स भी निकलते हैं। बाह्यस्रावी के द्वारा क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा क्या निकलते हैं? तो हम कहेंगे इनसे ही निकलते हैं हार्मोन्स। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स किससे निकलते हैं? तो हम कहेंगे हार्मोन्स निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों। लेकिन ये जो मिश्रित ग्रंथि है ये अग्न्याशय, इसके द्वारा एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं, यानी एंजाइम भी स्राव करती है और साथ में हार्मोन्स का भी करती है, इसीलिए इसका हमने नाम रखा मिश्रित। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स वो होते हैं, हार्मोन्स की अगर परिभाषा लिखी जाए तो हम कहेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, ये इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा एक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, उसी को हम हार्मोन्स कहते हैं, जो सीधे रक्त में त्याग दिया जाता है, रक्त में छोड़ दिया जाता है। तो ये रासायनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या है? रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? तो हम कहेंगे ये प्रोटीन होता है। एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो यहाँ से मेरे बच्चों आप देखेंगे पहला ही विकल्प आपको मिल जाएगा प्रोटीन, यानी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। प्रोटीन अमीनो अम्ल नहीं होता है, ना तो सरल कार्बोनेट होता है, ना तो जटिल होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? अंतःस्रावी के द्वारा, ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। अभी तो हमने बताया अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन होती हैं? जो हार्मोन्स का स्रावण करती हैं उन्हीं को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। और अंतः क्यों कहते हैं? अंतः का मतलब होता है सीधे ब्लड, यानी रक्त में ही अपना स्राव छोड़ती हैं, इसीलिए हम कहते हैं। और दूसरी बात, ये नलिका विहीन होती हैं। नलिका विहीन, नलिका विहीन का मतलब होता है इसमें नलियां नहीं होती, नली टाइप की नहीं होती, इसलिए हमें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कह देते हैं। तो आप देखिए इसमें कह रहा है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, गोनेड्स एंड थाइमस। तो इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए प्यारे बच्चों, क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है एकदम ये जैसे मटर के बीज के समान गोल, मटर के बीज के समान, यही आपकी होती है पीयूष ग्रंथि, यही होती है आपकी पीयूष ग्रंथि, या फिर इसी को हम कहते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी यानी पिट्यूटरी इंग्लिश में कहते हैं पीयूष, यही पीयूष ग्रंथि, यानी मस्तिष्क के सबसे निचले भाग में स्थित है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी मस्तिष्क में उपस्थित होने वाली ग्रंथि कौन है? पीयूष है, या इसी का नाम पिट्यूटरी है। और ये मक्के के बीज के समान या फिर मटर के दाने के समान होती है। तो इस प्रकार ये ग्रंथि कौन हो जाएगी? तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आप देख रहे हैं ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। और थायराइड नहीं होगा, थायराइड हमारे गले में पाई जाती है। गोनेड्स ये जनन ग्रंथियां होती, ये भी नहीं होगा। और थाइमस ग्रंथि भी नहीं होगी, ये भी आपके पेट सीने के ऊपर पाई जाती है, सीने में पाई जाती है। तो यानी थाइमस ग्रंथि भी नहीं होगी, थायराइड भी नहीं, गोनेड्स नहीं, पीयूष ग्रंथि आपका विकल्प सही हो जाएगा। आगे चले तो क्या कह रहा है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग में पाई जाती है? मस्तिष्क के पश्च भाग में, मस्तिष्क के अधर तल में, सेरिबेलम में, सेरिब्रम में। तो सेरिब्लम मस्तिष्क के पश्च भाग, मस्तिष्क के अधर तल, अधर का मतलब होता नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए ये कहाँ पर है? ये जो आपकी ग्रंथ है ये तो भैया सबसे निचले भाग में है। तो इस प्रकार हम कहेंगे जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मस्तिष्क के अधर तल में पाई जाती है। तो आप देखेंगे विल, ये जो आपका है बी विकल्प, बी विकल्प जो है आपका एकदम सही आंसर है। यानी हम कह सकते हैं बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। मस्तिष्क के अधर तल में, और पश्च भाग नहीं होगा, सेरिबेलम नहीं होगा, सेरिब्रम भी नहीं होगा। सेरिबेलम अपने हमने बताया था संतुलन बनाने में सहायक होता है, सेरिब्रम ये मस्तिष्क का वह भाग है जो स्मरण, ज्ञान, बुद्धि आदि का केंद्र होता है। अगला ऑप्शन चलते हैं, ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथ से, थाइमस, पीयूष और पिट्यूटरी। हाँ, पीयूष ग्रंथ को पश्च भाग और पिट्यूटरी के अग्रभाग। तो यहाँ से पहले बच्चों देखो, पीयूष को ही पिट्यूटरी कहते, पहली बात तो हमने ये स्पष्ट कर दिया था। अगर देखा जाए तो ये आपकी हो जाएगी पीयूष ग्रंथि, और इसका देखा जाए ये कहलाएगा अग्रपिंड, ये कहलाएगा पश्चपिंड, और ये कहलाएगा मध्यपिंड। तो पहली बात तो आपने देखा कि पिट्यूटरी जो होती है, यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है, इस पीयूष ग्रंथि में जो अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च और पश्च भाग तीन पाली होती हैं, तीन पाली होती है, तीन पालियों से हार्मोन स्रावित होते हैं। और पश्च से देखा जाए तो आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और साथ में कौन होगा? वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। तो यानी दो हार्मोन से स्रावित होते हैं, किससे? पश्च से। यानी पिट्यूटरी तो सही है, लेकिन पिट्यूटरी का भी कौन सा भाग? तो यहाँ से ये कन्फ्यूजन ये दूर हो जाएगा आपका कि आपका ऑक्सीटोसिन थायराइड से नहीं निकलेगा, ना तो थाइमस से निकलेगा। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है
पीयूष ग्रंथि से निकलेगा, लेकिन पश्च पिंड से निकलेगा कि अग्र पिंड से निकलेगा, कंफ्यूजन है। तो अभी हमने आपको बताया कौन सा हो जाएगा, ये देखो बताया था पश्च पिंड से, तो पश्च भाग जो होता है उस पश्च भाग से निकलता है, तो हम कहेंगे सी विल बी करेक्ट आंसर। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा 10 प्रश्न ये आपको हमने बताए, यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहें, हम आपकी बेहतरीन तैयारी का वादा किए हैं, जरूर आप तैयार होंगे, बस हमारे पर आपको विश्वास दिखाना होगा। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से आप हमें पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट जरूर दीजिए ताकि हम इसमें और भी सुधार कर सकें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।